अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनबार खाबर और मैं हूं आपके साथ तबीहा इजाज खान। उम्मीद करती हूं आप अपनी सुबह का आगाज कर चुके होंगे और टीवी ऑन करते होंगे। जितने भी मॉर्निंग शोज आप में से लोग देखते होंगे, इसी उम्मीद के साथ कि शायद जो मुल्की हालात हैं या जो एक मौशी कश्मकश है या जो सियासी बहरान है, कोई बेहतरी की सूरत हाल शायद इन बार डेवलप हो गई हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम भी रात को देख रहे होते हैं या सुबह आते हैं तो हमारे पास भी कोई इतनी खासी अच्छी खबर नहीं होती है। बिल्कुल, और अब जो ये बिल्कुल और जो अब मुल्क की जो मुआशी क्राइसिस है उसके जो असरात हैं वो भी अब क्लियरली विजिबल होना शुरू हो चुके हैं, और आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जितने भी मुल्क के खराब मुआशी हालात हैं उसकी जो इस वक्त बर्डन उठा रहा है वो आम आदमी उठा रहा है। जिस तरह से अब हमने देखा आसिफ जरदारी काफी देर बाद मंजर आम पर आए, उन्होंने इंटरव्यू में यही कहा कि हम किस तरह से आपको सस्ती चीजें फराहम करें जब वेस्ट हम पर बिला वजह का प्रेशर डाल रहा है। तो जो मुआशी हालात हैं वो यकीनी तौर पर बहुत खराब नजर आ रहे हैं। तो जो अय्याशियों के दिन हैं, जो मौज के दिन हैं, वो खत्म हो चुके हैं, आवाम के खत्म हुए हैं। तो जो हुक्मरान हैं शायद उनको भी अब उन दिनों को खत्म करने की जरूरत है। इदारे पहले से बहरान का शिकार थे वो मजीद अब डूबने का खतरा जाहिर हो चुका है। और ऐसे में PIA हम जानते हैं हमारा जो कौमी एयरलाइन है ये पहले से ही बहरान का शिकार है। जो भर्तियां हैं वो जो मुख्तलिफ सियासी भर्तियां की गई हैं, घोस्ट मुलाजमीन औकात में की गई हैं, घोस्ट मुलाजमीन बिल्कुल मौजूद हैं। और अब ये इंकशाफ हुआ है कि PIA के जो पायलट्स हैं वो बड़ी तादाद में रिजाइन करके या इदारा छोड़कर जा रहे हैं। और जो रीजन है वो भी इनवार सामने आ चुकी है कि जो तनख्वाहों पर 35 से 40% जो टैक्स उन्हें देना पड़ रहा है। 3 से 3.5 लाख रुपया जो अमाउंट बन रही है, अगर किसी पायलट की 8-8.5 लाख रुपए तनख्वाह है तो वो किस तरह से 3-3.5 लाख रुपया टैक्स दे सकते हैं। तो इस वजह से मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बहुत ही ज्यादा। और अब हल समझ में नहीं आ रहा। हल वही है जो बहुत देर पहले से ही बताया जाता है, लेकिन वो कभी उसके ऊपर कभी सोच विचार नहीं हुई या ऐसा अभी भी नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन मुझे नबिया देखे बहुत सी एयरलाइंस आई हैं, जैसे एयर सियाल आई है, वो बहुत अच्छा कर रही है। एयर ब्लू है, शायद खाका अब्बासी जिसके मालिक हैं। लेकिन कोई भी ऐसा बिजनेसमैन जो कि हमने देखा प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को उस सतह पर नहीं ला सके। उनकी अपनी एयरलाइन है तो वो अच्छा, उसको बेहतरी नहीं, बिल्कुल बेहतरी उसमें नहीं आ सकती है। और ये जो अब एक जो बहरान की कैफियत सामने आई है इसमें भी जितने मुलाजमीन छोड़कर जा रहे हैं तो डबल मुलाजमीन जो हैं उनकी तैनाती के हवाले से PIA जो है वो दोबारा कोशिश जो एक्सपीरियंस मुलाजमीन थे उनको पहले तो फारिग किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भर्तियां जो हैं वो रोकी गई हैं और अब एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जो मजीद अफराद हैं उनकी भर्तियों के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेने जा रहे हैं। हमने PIA का तस्करा किया है क्योंकि हमारा कौमी इदारा है, कौमी एयरलाइन है, लेकिन पेश जो बाकी इस वक्त अगर मुल्की इदारों का जिक्र किया जाए तो जो हालात हैं वो भी इससे डिफरेंट नहीं होंगे। बहरहाल जो मुल्की सियासी मंजरनामा है और जो दीगर अहम सेगमेंट्स हैं उस पर भी हम डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इन प्रोग्राम ऑन टॉप स्टोरी। इमरान खान की गिरफ्तारी में नाकामी, इस्लामाबाद पुलिस का प्लान B ही तैयार। PTM के खाले की PTM का हिस्सा बनने से इनकारी। आधी तनख्वाह और डबल खर्च से सफेद पोश तबके का भरम भी टूट गया। नाकाम दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, जवान वतन पर कुर्बान। पाकिस्तानी खवातीन मोटापे में सबसे आगे, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। और सोशल मीडिया पर वायरल, गिलगित बल्तिस्तान की नूर माह भी होंगी न्यू पाकिस्तान का हिस्सा। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अनवार सियासी मंजरनामे से करते हैं। और ये बात तो अब काफी मुअम्मा बनी हुई है कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। हर मुमकिन हद तक अपनी गिरफ्तारी से वो बच रहे हैं। जो अदालती केसेस हों या फिर उन पर दर्ज मुकदमात हों, विफाकी और सूबाई हुकूमत हर मर्तबा इमरान खान को गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई बिल्कुल। लेकिन आसिफ अली जरदारी को ये यकीन है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करना किसी के बस का काम है तो फिर वो वफाकी वजीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, जो बारहा ये कह चुके हैं कि जिस दिन हम गिरफ्तार करना चाहेंगे हम गिरफ्तार करके दिखाएंगे। वहां पर जो मॉब मौजूद है उसको हटाना कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वफाकी वजीर दाखिला ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान को अदालतों में पेश होना पड़ेगा, अगर वो नहीं पेश होते तो फिर हम उन्हें पेश करना वहां पर। राना सनाउल्लाह की तो हम मुसलसल देख रहे हैं कि बहुत आगाज से ये बड़ी दबंग स्टेटमेंट सामने आ रही है और उनका बस नहीं चल रहा कि वो खान साहब की गिरफ्तारी अमल में ले आए। लेकिन फिर जो थिंक टैंक्स हैं या जो सियासी तज्जियाकार हैं वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान जो है वो हीरो बन जाएंगे और उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। जो नवाज शरीफ की जो कंडीशन उन्हें रखी हुई है लंदन से, उस हवाले से भी चर्चा होती है।
बहरहाल जब इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, मुसलसल नाकामी के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने प्लान बी अब अनवार तरतीब दी है और वो ये है कि जो आला अफसरान है उनको हिदायत मौसूल हुई हैं कि जैसे ही इमरान खान इस्लामाबाद में एंटर होते हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। इसी के पेश नजर शायद उन्होंने जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि अब मुझे वीडियो लिंक पर लिया जाए, अदालती जो कार्रवाई है मेरी जान को खतरा है, तो शायद अब गिरफ्तारी का जो एक डर है वो उससे बचने के लिए, क्योंकि जो प्लान भी है वो मंजर आम पर आ गया, तो ये किस तरह से पॉसिबल है कि हुकूमत अपना प्लान भी फिर शेयर कर देती है, आने वाले वक्त से उन्हें मोहतात भी कर दिया जाता है, और किस तरह से हुकूमत जो दावे करती है कि जब हम गिरफ्तार करना चाहेंगे तो कर देंगे, क्योंकि कल हमने देखा नबिया जब नोटिस एक रिसीव करवाने गए तो वो नोटिस भी रिसीव नहीं करवा सके, नैब की भी एक टीम पहुंची थी तो नोटिस रिसीव नहीं करवाया गया। शिबली फराज ने रिटर्न लिख के दिया कि इमरान खान तो अवेलेबल ही नहीं है, जिस पर अब उन पर पर्चा भी कट चुका है। बिल्कुल, और राना सनाउल्लाह की भी अगेंस्ट स्टेटमेंट सामने आई है इस पूरे मामले पर, और वो यही कह रहे हैं अनवार के कहने पर मजबूर है कि मेरा हौसला देख, मेरा इंतजार देख। बहरहाल देखते ये है कि क्या इसमें मजीद होना बाकी है। इमरान खान का जो दोषाखाना केस है उसमें जो जारी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है उसकी मनसूखी की दरखास्त को भी अब मुस्तरद कर दिया गया है। बिल्कुल, और जो जमान पाक में जो आप जिस नोटिस का जिक्र कर रहे हैं, अब ये भी सारी सूरत हाल सामने है, सिक्योरिटी के मसाइल भी सामने हैं, इमरान खान की जो हेल्थ के मसाइल हैं वो भी सामने है। अच्छा, सिक्योरिटी के नाम पर अनवार कानून शिकवी भी खासी यहाँ पर की जा रही है, हम मुसलसल देख रहे हैं, और ये बड़ी हैरत की बात है। जितने केसेस इमरान खान साहब पर हैं, अगर किसी आम आदमी पर हो तो मेरा ख्याल है अभी वो जेल की सलाखों के पीछे हो। बिल्कुल, कम से कम 75 से 76 मुकदमात हैं जिनका भी खान साहब को सामना है, तो जो सिक्योरिटी के नाम पर है कानून शिकनी की जा रही है, और काफ़ी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा शायद सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल में किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर अवाम मौजूद है, किसी किस्म का भी ऐसा सानिया वहां पर ना हो जाए जिससे मजीद कशीदगी पैदा हो। और एक और जो अहम मामला है चीफ जस्टिस साकिब निसार का, जिन्होंने खुद ही इंकशाफ कर दिया कि उनका मोबाइल फोन हैक हो चुका है, और जो इत्तलात सामने आ रही हैं, जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टोरी आप शेयर कर रही हैं, स्टेटमेंट है बिल्कुल, कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन नहीं कहा था, मतलब पार्शली कहा था कि अब वो इस केस में है, या वक्त के तनाजुर में कह दिया, नजरिया जरूरत में कह दिया कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक आपके जो एक्स चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ये कह रहे हैं कि उनसे भी गलती हो सकती है फैसले देने में, अपने फैसले से मुकर रहे हैं, तो क्या इस पर भी कुछ जस्टिस सिस्टम बनेगा? मुखालिफिन जो है वो इस स्टेटमेंट पर आपको लगता है कि वो भी खामोशी इख्तियार करेंगे, क्योंकि ये बात बहुत आगे तक जाएगी, इस पर काफी डेवलपमेंट भी होगी। अच्छा, इस पर हम कमेंट भी लेंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, सीनियर एनालिस्ट तज्जियाकार हैं। अच्छा, इस मामले पर करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इमरान खान का जो है मामला, इमरान खान को जो 25 फौजदारी और जिस तरह से अनवार आपने बताया कि जो कुल मुकदमात हैं 76 यानी कि 76 तादाद है, नंबर है, खान साहब गिरफ्तार होना नहीं चाहते हैं। असल में पूरा अब क्या मामला रुख इख्तियार करेगा जो वो कानून का सामना नहीं कर रहे? सर, क्या कमेंट करेंगे आप डॉक्टर साहब? नहीं, आपकी बातें सुनकर तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वो इमरान खान की गिरफ्तारी है, ये मसला नहीं है। अब पता नहीं बातें आप करते हैं, आपको ये आज़ादी है, आप जरूर करें, लेकिन मेरे नज़दीक ये मसला नहीं है। मसला ये है कि आखिर ये केसेस उनके खिलाफ कौन बना रहा है, उनकी बुनियाद क्या है? कोई पाकिस्तान की तारीख में ऐसा आपने रहनुमा देखा है कि जिसकी इतना मकबूलियत हो पाकिस्तान के अंदर, और हर रोज रोजाना केस बने, और कल केस उन्होंने क्वेटा में बनाया है कि किस बात पे बनाया है कि उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को गिरफ्तारी नहीं। ये मसला नहीं है। मसला यहाँ पे जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत किसी ने बना के रखी है, पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है, उसकी कानूनी, आईनी, अखलाकी और सियासी जायजियत का है कि यहाँ पंजाब में किसकी हुकूमत है, किस बुनियाद के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। इंतखाबात कराने के लिए है ना, तो इंतखाबात कराने क्यों नहीं करा रहे, उसकी क्या तैयारी हो रही है? मसला पाकिस्तान का शफाफ इंतखाबात कराना है, ये जाली मुकदमात किसी लीडर के खिलाफ नहीं बनाने हैं। रोजाना बात करते हैं कि हम कोई सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहते, कोई सियासी केस नहीं बनाना चाहते, रोजाना केसेस बन रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन हम भी यही जिक्र कर रहे हैं कि जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उसका कहा तो बारह यही जाता है कि इंतखाबात होने चाहिए, इकोनॉमी पर बात होनी चाहिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज डिस्कस होती है, जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है, वो इमरान खान की गिरफ्तारी ही है। उसको एक तमाशा बना दिया गया है। डेली बेसिस पर हम देखते हैं, अगर पुलिस वहां पर पहुंच रही है, नोटिस सर्व करने पहुंच रही है, जो वहां पर एक कयास है उस पर भी डिस्कशन हो रही है।
इस बात को आप मसला बनाएं कि ये जाली केसेस किसने और क्यों बनाया है, इसका मकसद क्या है। बात तो ये होनी चाहिए कि किसी अदालत में आज तक आप ले जाएं इन केसेस को। ये कोई केस है कि आपने गिरफ्तारी नहीं दी, 76 केसेस रोजाना केसेस बन रहे हैं, तो उसके पीछे कौन लोग हैं, उनको आप क्यों नहीं एक्सपोज करते, उनकी नीयत को क्यों नहीं एक्सपोज करते। सर हम हर तरह से मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं, हर एंगल से भी बात करते हैं। जब सियासी रहनुमा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होती हैं तो हम ये तमाम बातें, तमाम सवालात उनके सामने रखते हैं। और ये नहीं, आप नहीं रख रहे हैं ना, आप तो बात ही कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप भी ये जानते हैं कि लोग नाम लेने से घबराते हैं। आप नाम ले सकते हैं तो आप भी जानते हैं, आप नाम ले लीजिए। किसका नाम लेने की, कौन करवा रहा है? बिल्कुल, कौन करवा रहा है, तो फिर उनके बारे में आप फिर मीडिया बंद करके घर चले जाएं। सर बात तो फिर वही है कि बात करने की हिम्मत तो फिर किसी में भी नहीं है। आज मसला ये होना चाहिए था आपका कि ARY को क्यों बंद किया है। बिल्कुल सर, उस पर भी डिस्कस करेंगे कि पेमरा को जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको भी अपनी लिमिट पे रहना चाहिए। अगर हम पिछली गवर्नमेंट की बात करें सर, ये तो हर दौर में होता रहा है, हमारा चैनल भी बंद होता रहा है, माजी में एक बार नहीं हुआ, 2 बार बंद हुआ है। इमरान खान साहब के भी दौरे हुकूमत में हमारा अपना चैनल नियो न्यूज ने बंदिश बर्दाश्त की है, जियो टेलीविजन बंद हुआ है, ARY बंद हुआ है। तो ये जिस तरह सियासत बदलती है, सियासतदान बदलते हैं, हुक्मरान बदलते हैं, तो कोई ना कोई पिस्ता ही दिखाई देता है। यही अनफॉर्चुनेट बात है और यही तस्करा हम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा सियासी तजाद क्या है उसको समझे। वो सियासी तजाद ये है कि इमरान खान और अवाम एक तरफ खड़े हुए हैं और ये 13 जमाती इत्तेहाद और उनके सरपरस्त दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को यरगमाल बनाया हुआ है और इदारों को यरगमाल बनाया हुआ है। ये कौन लोग हैं जो अदालतों में कहीं पे बैठे हुए हैं और रोजाना एक केस का ये वो जमानत भी नहीं देते और एक और केस दर्ज कराने के लिए वो हुक्म देते हैं, और वो अगर आप रिलीफ देने के लिए जाते हैं तो कहते हैं नहीं जी फौरन उसको पेश किया जाए। क्या आपको पाकिस्तान को सारी दुनिया में जो बात हो रही है वो ये है कि इमरान खान की जान को खतरा है, वो मरवाना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं मुझे मरवाना चाहते हैं। तो आप अगर उसको आप रोजाना 5 अदालतों में भेजें मुकदमात के लिए, तो क्या उसके ऊपर कोई हमला होगा तो वो पाकिस्तान के लिए सही होगा, पाकिस्तान की सियासत और इस्तेकाम के लिए या मुस्तकबिल के लिए। मसाइल ये हैं कि ये तजादात, ये जो तजाद मैंने आपको बताया है, ये जो जिसकी सरपरस्ती में आए हैं उनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं और वो हमारे कौमी इदारे हैं। हम उनके खिलाफ कोई ऐसी बात, इदारों के खिलाफ नहीं बात करते, लेकिन इदारे तो लोग चलाते हैं और वो लोग जो अभी रिटायर हुए हैं। लेकिन सर हमने जिस तरह माजी में देखा है, जुल्फिकार अली भुट्टो जितने पाकिस्तान के जितने पॉपुलर लीडर रहे हैं उनके पाए का कोई सियासतदान नहीं रहा। कितनी बड़ी तादाद में जियाले बाहर निकलते थे, अपने आप को आग लगा लेते थे, खुदकुशियां हुई और इतनी बड़ी तादाद में पहुंचते थे। लेकिन हमने देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी हमेशा कानून के आगे अपना सर झुकाया। लेकिन हम इस मर्तबा इमरान खान साहब भी जिस मकबूलियत के लीडर हैं, जितनी उनकी मकबूलियत है, वो तो अदालत को चैलेंज कर रहे हैं, इदारों को इस वक्त। तो क्या कमेंट करेंगे आप फिर इस पर? इसलिए कि ये आपने 2 मिसालें दी हैं ना जी, कि जियाले निकले थे, कोई जियाले नहीं निकले थे। अगर वो जियाले निकलते भुट्टो साहब की जब सजा हुई तो वो हालात वो पैदा नहीं होते। दूसरी बात यह कि आप जो एक बयाना बनाने की कोशिश करें, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, ये मुल्क के मफाद में नहीं है जी। और जो आप लोग बात कर रहे हैं कि हम मीडिया हाउसेस कोई बयानियां नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन रेज करते हैं। बयानियां मीडिया हाउसेस क्यों बनाएंगे? हमारा ये काम नहीं है बयानियां बनाना सर। ये सवालात ये बयानिया का हिस्सा होते हैं, वो उससे अलग नहीं होते। नहीं सर, ये गलत परसेप्शन है। आई थिंक जो है वो ये है कि इमरान खान कानून के सामने वो सरेंडर नहीं अपने आप को कर रहा। बात ये नहीं है, बात ये है कि कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करके वो जो लोग इसमें इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनकी कुर्सी को पक्का किया जा रहा है। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, यही बातें हमने 1970 के इलेक्शन के बाद बताई थी। कौन वो लोग थे यहाँ मगरबी पाकिस्तान में जिनके भी बातें कर रहे थे, जो अक्सरियत की जमात को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं होने देते थे। उसका फिर क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर? हम तो बात करते हैं सीधी, मैं तो इसलिए मीडिया के ऊपर आता नहीं हूँ, अगर आता हूँ तो बात मैं सीधी करता हूँ। जी डॉक्टर साहब आपसे बात करें, तजाद अवाम
जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे, कल साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार की गुफ्तगू भी मंजर आम पर आई। जो इंटरव्यूज उन्होंने दिए हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि उनका व्हाट्सएप हैक हो चुका है। कुछ माजी के फैसलों के हवाले से भी उन्होंने डिस्कशन की है और उनका ये कहना है कि मेरे कुछ माजी के फैसले गलत भी थे। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे, किस तरह से देख रहे हैं उनके स्टेटमेंट को? वो ये कह रहे हैं इमरान खान जो है वो मुकम्मल तौर पर मैंने उन्हें सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। ये देखें, ये कोई अदालती फैसला तो नहीं है जी। ये तो आप जो फैसला है वो अदालत को देखे। अब उसकी क्या हैसियत है साकिब निसार साहब की? वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये इस किस्म के बयान उन्हें नहीं देने चाहिए। ये एक सियासत का हिस्सा है और आप भी इस बात को इसीलिए उछाल रहे हैं कि ये बात इमरान खान के ऊपर जाती है। सर हम इसको उछाल नहीं रहे सर, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप चीजों को कुछ और तरफ लेकर जा रहे हैं। एक स्टेटमेंट सामने आई है, मैं उस पर आपका कमेंट चाह रहा हूँ सिर्फ। ये ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जिसके ऊपर मैं अपना वक्त तय करूं, लेकिन या आप अपना वक्त तय करें। जी जी, ये सियासी बात है जिसको उछाला जा रहा है, उनको बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर हम सियासी मंजरनामे पर रहें, आसिफ जरदारी भी मंजर आम पर आए, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। वो ये कह रहे हैं इमरान खान सियासतदान नहीं है और उनसे तो सियासत पर बातचीत नहीं हो सकती। तो जो सियासी लोग हैं वो ही आपस में बात नहीं करेंगे। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि मैं पीडीएम का हिस्सा नहीं हूं। तो कुछ इंकशाफात भी मेरे ख्याल से कुछ मामला भी चल रहे हैं पीछे पसे पर्दा। जी डॉक्टर साहब। जी जरदारी साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, मैदान में रहे हैं और उनका अपना जो मकाम है वो मेरे ख्याल में काफी दिलों में है, दिमागों में भी है, तारीख में भी है, हर जगह के ऊपर। उनके बारे में हम क्या कहेंगे कि ये देखें, बयानात पे तबसरे करना ये हमारा काम नहीं है। ये बयानात सियासी होते हैं, इश्यूज के ऊपर तबसरा होता है। सर फिर क्या हल आपको दिखाई दे रहा है जो मुल्क में इस वक्त हमारी जो मुआशी सूरत हाल चल रही है, जो सियासी बहरान की सूरत है, इसका फिर हल आपकी नजर में क्या है? क्योंकि सियासतदान मिल बैठने को भी तैयार नहीं है, मुज़ाकरात बात करने को भी तैयार नहीं है, क्राइसिस में है इस वक्त हमारा मुल्क। तो क्या इसका ये खात्मा कब होगा और कैसे होगा सियासी बहरान का? देखिए, उसका आसान तरीका है। आसान तरीका ये, उनका मिल बैठना जरूरी नहीं है, बैठना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन यह है कि फैसला हो चुका, वो इंतखाबात नहीं कराना चाहते। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन के ऊपर इंतखाबात होना चाहिए 2 असम्बलियों के, और कोशिश ये होनी चाहिए कि मिलके कोई 2 महीने 3 महीने के अंदर सारे कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के इंतखाबात इकट्ठे करा लें। ये भी मुमकिन है। अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप तस्लीम नहीं करते, जो किसी जिली अदालत में कोई बंदा उन्होंने बिठाया हुआ है उसके फैसले को आप उसको नाफिज करने की बात करते हैं। वाहिद हल पाकिस्तान का, कोई पाकिस्तान का अच्छा अखबार उठा के देख लें, उसका एडिटोरियल उठा के देख लें, जो ये ना कहता हो कि पाकिस्तान का इस वक्त जो जिन बहरानों का शिकार है, एक बहरान नहीं, और जिससे कि हम दिवालिया होने के करीब हैं जी, उसके लिए जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, इंतखाबात की जिस तरह से यकीनी तौर पर आप बात कर रहे हैं, और ऐसा ही है, वक्त में ही इंतखाबात होने चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्त का एक तयन कर दिया गया है। क्या कमेंट करेंगे, अगली गवर्नमेंट अगर खान साहब की आती है तो उनका तर्ज अमल, तर्ज हुकूमत क्या होना चाहिए? जब पीडीएम अपोजिशन में थी तो वो महंगाई का रोना रोते थे, जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने वो महंगाई कर दी कि गरीब आदमी जो है वो मरने के करीब पहुंच चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा मुआशी प्लान होगा इमरान खान के पास, उनकी टीम के पास? क्योंकि मुआशी प्लान तो अभी भी कोई नहीं दे रहे। अपनी जब सिटिंग गवर्नमेंट में वो बैठे हुए थे उस टाइम भी वो ये कह रहे थे कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, अब हम ऐसा एक्सपीरियंस तो गेन कर रहे हैं। और अनवर, जब मुआशी प्लान उन्होंने इससे पहले दिया था उस पर भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया उस तरह से। जी डॉक्टर साहब। जी सर। देखिए, ये जो मुआशी प्लान है वो पाकिस्तान का काफी अरसे से मौजूद है, इस हुकूमत के पास भी है और तहरीक इंसाफ के पास भी है, सबके पास भी है, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल करने के लिए तैयार है। आप पीआईए की बात कर रहे हैं जी। अभी करेंगे आप, या रेलवे की बात करें या बिजली की कंपनियों की बात करें, कि जो चीज खसारे में जा रही है, दुनिया कह रही है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब आवाम से आप टैक्स लेके आप चोरों को दे रहे हैं। जो पीआईए में चोर बैठे हुए हैं, रेलवे में चोर बैठे हुए हैं, स्टील मिल को चोर खा रहे हैं, 1 किलो भी आपका लोहा तैयार नहीं हो रहा और अरबों रुपए आप उनको दे रहे हैं। ये चोरों को अगर आपने खिलाना है तो मुल्क कैसे चलेगा? आप बिल्कुल अंदर से, दुनिया से आप कर्जे ले रहे हैं। प्लान तो मौजूद है, आप इनको प्राइवेटाइज करें। ठीक है। और ये प्राइवेटाइज जब तक नहीं करेंगे आपके इदारे नहीं चलेंगे। आप
आज भी आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट का उसमें जाएं और मुस्लिम कमर्शियल बैंक में जाएं, आपको फर्क वाज़े नजर आएगा कि ये इदारे जो भी ठीक इदारों की बेहतरी के लिए यकीनी तौर पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने की बहुत ज्यादा जरूरत इस वक्त नजर भी आ रही है। सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर रसूल बख्श रईस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि जो बयानबाजी है शायद इस पर अब हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेली का मामूल बन चुका है। जो बात करने की जरूरत है वो इशूज पर करने की जरूरत है। इकॉनमी पर हम बात करें, अपने इदारों को ठीक करें और जो मुल्की हालात हैं उनको बेहतर होना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, तो जो मौजूदा हुकूमत है, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन्हें अब तैयारी शुरू करनी चाहिए और जो इंतखाबात हैं वो यकीनी तौर पर बर वक्त होने चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकार सिब्बी मेले में ड्यूटी करके वापस आ रहे थे तो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब घात लगाए दुश्मन ने खुदकुश हमले के जरिए उनके ट्रक को निशाना बनाया। और इस अफसोसनाक वाकये के नतीजे में जो हमारे जवान थे उनकी शहादतों की इतला मौसूल हुई। बलूचिस्तान का जिला बोलान है जहाँ सिब्बी और खिच्ची के करीब बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की वैन पर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं जबकि 13 के जख्मी होने। बड़ा अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट सामने आया है अनवार। और हालिया दिनों में हमने देखा है कि जो मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है उसने एक मरतबा फिर से सर उठाया है, जिसकी वजह से बिलखसूस जो केपी और जो बलूचिस्तान के इलाके वहां पर ये वाले इंसिडेंट जो है ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं उसके बाद हम देखा कि वजीर दिफा का भी जो दौरा हुआ और DGISI के हमरा अफगानिस्तान गए, तमाम मामलात के हवाले से गुफ्तगू हुई। और फिर TTP की जो कार्रवाइयां हैं के जो मामलात हैं वो भी कोई ढकी छुपी खबर या बात अब वो नहीं रह चुकी है। और बारहा ये बावर कराया जा रहा है अफगानिस्तान गवर्नमेंट को कि जो TTP की कार्रवाइयां हैं वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान या अफगानिस्तान के मफाद में नहीं है। और अफगानिस्तान भी तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस तरह के वाकयात बॉर्डर पार होना बंद नहीं होंगे। तो इस हवाले से गुज़श्ता दिनों जब ख्वाजा आसिफ गए हैं, DGISI गए हैं, तो अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन स्टिल उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल रहे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमने कुछ हालिया दिनों में देखा जहां सूबाई दारुल हुकूमतों में, जिनमें बहुत बड़े शहर शामिल हैं, हम लाहौर की बात करते हैं, कराची की, पेशावर की, कोयटा की, इस्लामाबाद की बात करें, तो ऐसा लग रहा है जो उनके स्लीपर सेल्स हैं वो अभी भी बार बार एक्टिव हो जाते हैं। तो उस पर शायद अब नजरसानी करने की जरूरत है। अगर ये बड़े शहरों में इनके जो स्लीपिंग सेल्स हैं अगर ये एक्टिव होंगे तो इससे ऑब्वियसली इनका जो नेटवर्क है वो मजीद फैलेगा। और खुदा ना खास्ता जो दहशतगर्दी का एक खदशा है इसका मुसलसल इजहार किया जा रहा है, खुदा ना खास्ता कि इन इंसिडेंट्स में इजाफा हो तो बर वक्त एक्शन लिया भी जाता है, कार्रवाइयां होती भी हैं। लेकिन जो अब ये रिसेंट इंसिडेंट हुआ है कच्ची के इलाके में बलूचिस्तान में, जिला बोलान में, सिब्बी में, ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और आई एम श्योर इस हवाले से जो हमारे इदारे हैं वो एक्टिव भी हैं और दहशतगर्दी सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनको बार बार टारगेट पुलिस लाइन के अंदर धमाका हुआ, बड़ी तादाद में लोग, बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे जवान थे वो शहीद हुए। कराची में भी पुलिस पर ही अटैक किया गया। तो जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स हैं। अब इस हवाले से काम तो यकीनी तौर पर किया जा रहा है। बारहा अफगानिस्तान से भी बात की जा रही है कि जो बॉर्डर पार से कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको रोका जाए और दोनों हुकूमतें मिलकर TTP के खिलाफ एक ऑपरेशन करें और इन तमाम लोगों को भी उस कटहरे में खड़ा किया जाए, उनसे हिसाब लिया जाए। भी बड़ा जो क्लियर एक वर्डिक्ट है या जो मैसेज है वो अफगान हुकूमत को माजी में हमने देखा है कि गया भी है, लेकिन हमारी भी जब मुख्तलिफ गुफ्तगू हुई, बात हुई, तो मजीद इस बारे में बात करने की जरूरत, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पहले ही सियासी बहरान का भी शिकार है, मुआशी बहरान भी है और ऐसे में जो दहशतगर्दी के जो चैलेंजेस हैं उसका भी सामना करना पड़ा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। आपके वक्त के लिए हमने देखा जनरल राहील शरीफ के दौर में भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया जिसके बाद एक अमन की फिजा कायम हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से ऐसा लग रहा है कि हमें उसकी ऑपरेशन की जरूरत है। जो हालात हैं वो काफी खराब होते दिखाई दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत अफसोस की बात है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी शहादत कबूल फरमाए। जी देखिए बात यह है कि जब अखाड़े में आप लड़ रहे हो और आपका बॉक्सर दूसरे अपने ओपोनेंट को 3-4 मुक्के लगा चुका हो तो बाद एक आध हिट आप पर भी लग जाती है।
ये मैं नहीं कहना चाहता कि भी इसकी तहकीकात न की जाए और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनका पता न किया जाए कि ऐसा क्यों हुआ। और दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट डेलीगेशन पाकिस्तान में आता है, आजकल भी आपको पता है कि कुछ डेलीगेशन आए हुए हैं, तो उस वक्त ये BLA और CCP खासकर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ये उसी का चांस है। बाकी इंशाल्लाह ऐसे नहीं है जैसे आपने पहले कहा, ठीक है हमने बहुत कोशिश के बाद इस अफरीत को खत्म किया था, दोबारा वो सर उठा रहा है, लेकिन ये उस लेवल का नहीं है। अच्छा, लेकिन सर हम जो एक देख रहे हैं, जो एक कड़ी प्रॉपर मिली हुई है, प्रॉपर हिकमत अमली के तहत लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, सिक्योरिटी इदारों को टारगेट किया जा रहा है। पहले पेशावर में हमने देखा बहुत बड़ा सानहा हुआ, उसके बाद कराची वाला इंसिडेंट सामने है और अब जो सिब्बी में हुआ है, तो दैट मीन्स कि सिक्योरिटी इदारों को ही टारगेट किया जा रहा है प्रॉपर हिकमत अमली के तहत। जी, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। और फिर इस दफा उन्होंने सॉफ्टवेयर टारगेट्स की तरफ गए। पहले आपको पता होगा ज्यादा फौज और ST के ऊपर हमले होते थे, अभी पुलिस के ऊपर ज्यादा हमले होने लगे हैं, क्योंकि पुलिस अपने बाकी कामों में मसरूफ होती है, थोड़ा सा उनका कॉस्ट होता है, उनके अपना डिफेंस वगैरह। तो एक तो हमें अपनी पुलिस को बेहतरीन हथियार देने चाहिए, उनको अपने डिफेंस के लिए तैयार करना चाहिए, लेकिन ओवरऑल जो है ये हमें हमारे ध्यान में होना चाहिए कि जब तक आपके मुल्क में ठहराव नहीं आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, आपकी खारजा पॉलिसी फाल नहीं होगी और आपकी एक 5 साल हुकूमत आके नहीं बैठेगी, पॉलिसीज नहीं बनाएगी, तो इस किस्म की चीजें जो है सर उठाती रहेंगी। तो इस वक्त पाकिस्तान को एक तो में यकजहती के साथ खड़े होना चाहिए, अपनी फौज के साथ, अपने इंटेलिजेंस इदारों के साथ, अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ, पुलिस के साथ। जो अंदर कुछ लोगों ने रखना डालने की कोशिश शुरू की गई है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मोराल जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो इसी पर डिपेंड करता है कि अवाम कितना उनके साथ है। ठीक है, लेकिन आप किस तरह से समझ रहे हैं? पहले भी यही कहा जाता था कि पाकिस्तान की सरहद के साथ जो हिंदुस्तान के जो काउंसिल खाने हैं वो वहां पर मौजूद थे। आपको ऐसा लग रहा है कि भारत ऐसा कोई खामोश सेटअप भी छोड़कर गया है जो अभी भी फाल है और अभी भी वो हम देख रहे हैं कि वक्तन फवक्तन एक्टिव हो जाता है? जी, वो सेटअप तो आपको पता है कि जब ये कुलभूषण था, ये तो ऑफ साइड से आया था, समुंदर हमारा पूरा खुला है, स्लीपिंग सेल भी होते हैं, तो इस किस्म के सेटअप तो दुश्मन हमेशा बना के रखता ही है। आपने ये भी देखा है कि कुछ कश्मीरी मुजाहिदीन, लेकिन सर उनकी फिर एड कौन कर रहा है पाकिस्तान में, या यहाँ पर उनकी मदद कौन फराहम कर रहा है? इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसी है और दुश्मन नंबर 1 जो है वो रॉ है जो उनके पीछे है, और ये तो हमें सबको मालूम है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब तक हम अंदरूनी तौर पर मजबूत नहीं होंगे और दुश्मन को मौका हमें फराहम नहीं करना चाहिए कि हमारे फिशर्स को वो एक्सप्लॉइट करे, तो फिर ये मामले सारे सीधे होंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, थोड़ी बेहतर होती है, इस पर भी हम काबू पा लेंगे। अच्छा सर, हमने देखा है अभी गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान में भी जो ऑपरेशन हुआ है मामलात को बेहतर करने के लिए, आप क्या समझते हैं कि जब तक अफगानिस्तान में हालात बेहतरी की तरफ गामजन नहीं होते, पाकिस्तान में इस तरह के इंसिडेंट रूनुमा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि इन फ्यूचर भी हों? जी, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। हमें सबसे ज्यादा जो है वो अफगानिस्तान इफेक्ट करता है, और मुझे बड़ी खुशी है कि बड़ी देर के बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर और कोई गया है वहाँ पर, ISI का ऑफिसर। ये तो जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं और अफगानिस्तान अभी तक नहीं गए हैं, जो कि हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। मैं कह रहा था ना, जिसका ताल्लुक आपकी फॉरेन पॉलिसी से भी है। अगर हम अफगानिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर ये कहें कि हम आपके दुश्मनों को भी आप और हम मिलकर तो ज़ेर करते हैं और हमारे दुश्मनों को भी आप हमारी मदद करें, तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी, सीनियर एनालिस्ट, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन था कि जो स्लीपर सेल्स हैं वो 12 एक्टिव हो रहे हैं और यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है वो रॉ मौजूद है और उनकी जानिब से 12 कार्रवाइयाँ की जाती हैं। पाकिस्तान के पास सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को इन तमाम मामलों पर बैठना है। जिस तरह ख्वाजा आसिफ और DG ISI अफगानिस्तान भी गए, उसके बाद वहाँ पर एक ऑपरेशन भी हुआ, बट अभी भी पाकिस्तान में इन तमाम जो दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हैं उनका सिलसिला जारी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ में।
वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। मुल्की सियासी मंजरनामा आपके साथ शेयर किया और अनवा इकोनॉमी की सूरत हाल है वो अब जरा उसका तस्करा कर लेते हैं। वो भी बुरे हालात ही हैं, भला की महंगाई है, एक तो जो आम आदमी है उसका बेसिक पूरा नहीं हो रहा और ऐसे में जो जखीरा अंदोज हैं वो अवाम का जीना मुहाल कर रहे हैं, मुसलसल अवाम का इम्तिहान ले रहे हैं। शहरी एक तो कर्ज मांग कर बेचारे अपना महीना गुजारने पर मजबूर हैं, खर्चा है कि डबल से जायद हो चुका है, सफेद पोस्ट चपका है, उनका भी अनवार अब जो भरम है ना वो भी अब बिखरने लगा है, टूटने लगा है और हम आलमी मुआशी निजाम के आगे मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि जो हमारी हुकूमत है वो भी नाकाम हो चुकी है। बिल्कुल, और जिसका इजहार हमने देखा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी किया है और वो ये कह रहे हैं कि वेस्ट हम पर बिला वजह का प्रेशर डाल रहा है और IMF के थ्रू इस तरह की शराइत पेश की जा रही हैं जो कि पाकिस्तानी हुकूमत के लिए इस वक्त मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई चारा मौजूद नहीं है क्योंकि इस वक्त हमें IMF मुआहदे की अशद ज़रूरत है। जब से मौजूदा हुकूमत आई है हम देख रहे हैं कि जो IMF का जो सख्त दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और सबर आजमा तवील जो मुज़ाकरात हैं वो होते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में अवाम जो है वो सारा बर्डन देख रही है, महंगाई के तूफान का सामना कर रही है और अब ये कहा जा रहा है कि IMF की जानिब से पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ग्रीन सिग्नल का इंदिया जो है वो सामने आ चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है और पाकिस्तान IMF के दरमियान जो अनवार वर्चुअल मुज़ाकरात हैं वो मुस्बत पेशरफ्त उसमें हुई है, इतलात सामने आई है। रवा हफ्ते ही IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने का भी इम्कान है। अच्छा, दूसरी जानिब ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं खासतौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, ये भी अब पाकिस्तान इनकी मदद के भी अब रहमो करम पर है। ये ममालिक $3 अरब की जो डिपॉजिट्स हैं वो हमारे स्टेट बैंक्स में जमा करवा देंगे तो जो बेहतरी है उसकी उम्मीद की जा सकती है। चाइना ने तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान की मदद की ही है, लेकिन अगर यहाँ से भी इमदाद होती है तो सिचुएशन कुछ तसल्ली बख्श बिल्कुल, क्योंकि फिर ये कि IMF के जो तसल्ली हो जाएगी, जो हमारा प्रोग्राम है वो बहाल हो जाएगा तो शायद हालात जो हैं यही कहा जा रहा है कि बेहतर हो जाएंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं जिस सिचुएशन में इस वक्त हम मौजूद हैं, खबरें तो मुसलसल हम रोज़ आती हैं हम तक कि आज मुआहदा हो रहा है, कल मुआहदा हो रहा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। कितने महीने पहले ही ये मुआहदा हो जाना चाहिए था और उसके जो नुकसानात हैं वो हम देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आने वाले वक्त में आप ये समझते हैं कि जो ये डिले हुआ है मजीद खतरनाक हो जाएगा? शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त मसाइल हैं वो कहीं ज्यादा संगीन हैं। पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि गुज़िश्ता 3 वर्षों में जिस तरह हमने मईशत को तबाह और बर्बाद किया है, उसके बाद ये IMF की किस्त मिल भी जाए, दोस्त ममालिक से भी पैसा मिल जाए, शायद कुछ आलमी बैंक और से भी मिल जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी मिल जाए, तो सिर्फ बुहरान जो है वो आर्जी तौर पर टलेगा। पाकिस्तान की मईशत की मुश्किलात बढ़ेंगी, पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ेगी। लेकिन जो इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस तरीके से घेरा गया है और जिसमें खुद हमारी कौम ने, हमारी हुकूमत ने, हमारे इदारों ने ताउन किया है, उससे जो खतरात बढ़े हैं उसका इदराक नहीं किया जा रहा और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हालात इससे कहीं ज्यादा संगीन है। अभी तक जो IMF के साथ हमने मामला तय किए हैं वो इसके दस्तावेजी सबूत हैं कि वो IMF की शराइत नहीं थी। खुद हमने कहा था इसके शवाहिद हैं और कोई इसको इनकार नहीं कर सकता। रुपए की कदर जो है हमने कहा कि IMF के कहने पे गिराई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मुतवाज़ी मार्केट में वो पहले से चल रही थी। लेकिन अब जो नई बात सामने आई है वो ये है कि जब आपके खुद वज़रा और साबिक वज़ीर आज़म खुल के कहें कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, तो फिर दोस्त ममालिक भी हैं, उनको तो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो IMF ने पहली दफे एक सही मानों में एक शर्त आयद की है और वो ये कहते हैं कि जी 30 जून तक जो कुछ आपने अदायगियां करनी है उसका आपके पास क्या इंतजाम है वो बताएं। आप भी बाखबर हैं तमाम फैक्ट से, स्टैट्स आप देखते हैं, क्या एक्चुअल सिचुएशन है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि हालात बहुत संगीन हैं, बहुत खतरनाक हैं, वो जरा भी ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? क्या पाकिस्तान वाकई डिफॉल्ट कर गया है या करने वाला है? और ये जो बहरान का आप तस्करा कर रहे हैं, ये इससे निकलने के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं जो कि बेहतर हों? IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको उससे क्या बेहतरी आएगी? नंबर 1, डिफॉल्ट हमने नहीं किया है और 2023 में भी नहीं करेंगे। लेकिन 2024 में अगर कौम का यही शौक रहा
इदारों की यही कारकर्दगी रही तो 2024 में इतना संगीन खतरात लाक होंगे कि मैं रूह कांपती है। उसकी वजह ये है कि आपका 30 जून को जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमारे रिजल्ट गिरने शुरू होंगे। FATF दोबारा दांत ट्रेस कर रहा है और वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से रिजर्वेशन लाने की तैयारी कर रहा है, इस बात की इत्तलात है। लेकिन कौम को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारा जो मईशत चल रही है वो रेमिटेंसेस पे चल रही है। इनकम टैक्स 111(4) जो कि फाइनेंशियल NRO है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के जिम्मे में आता है। तो अगर उस 30 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस पर के बड़े हिस्से पर कज़न लगा दी गई FATF ने, और IMF ने अब जो कुछ हमारे साथ किया है, दुश्मनी का रवैया किया है अमेरिका के इशारे पर। अब अमेरिका दूसरी तरफ हमें ये बात कर रहा है कि डू मोर, इसका अमेरिकी वफ्द यहाँ मौजूद है। एक तरफ वो पाकिस्तान को ये कहेंगे कि जी आप दहशतगर्दी के मामले में मजीद सख्त इक़दाम करें, दूसरी तरफ अगर हिंदुस्तान ने खुद एक दहशतगर्दी की वारदात करा दी तो उसका मलबा भी पाकिस्तान के ऊपर डाला जा सकता है। दूसरी बात मैंने जो अभी पहले कही कि IMF से किस्त मिलने के बावजूद भी हमारे दौरान टलेगा, लेकिन मुश्किलात बढ़ेंगी और हमारा अदायगियों का तवाज़ुन की जो शर्त अब IMF ने लगा दी है, तो दोस्त ममालिक परेशान है कि वो उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मगर मुझे जो कुछ सोचना है वो ये सोचना है कि हम चाहते क्या हैं। देखिए अभी 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया इंतखाबात का। अब मैं आपसे बता दूं कि ये 184(3) जो है ना, इसमें कानूनी जो अगर कोई डेविएशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार था जो उसको करना चाहिए था 184(3) में, तो वो ये कहते हैं कि आप इंतखाबात वक्त पे कराएं। मगर जो बुनियादी चीज है वो ये है कि अगर एक पार्टी इंतखाबात जीतने के बाद 100% उससे इनराफ करती है बुनियादी नुकात से, तो फिर उसका जो मैंडेट है वो खत्म हो जाएगा। फिर एक और बहरानी कैफियत में हम आ जाएंगे। यकीनी तौर पर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब सादा लफ्जों में तो अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर हमें पैसों की जरूरत है। हम बार बार यही सुनते आ रहे हैं कि हमारे पास 2 हफ्ते के रिजर्व्स हैं, 3 हफ्ते के रिजर्व्स हैं। ऐसी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है IMF, वेस्ट ऐसी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। रजा रब्बानी की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आसिफ जरदारी कह रहे हैं कि बिला वजह का प्रेशर हम पर डाला जा रहा है। तो ये जो शराइत हम मान रहे हैं, हम फिर एक बंद गली की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये जो सियासी बयान दे रहे हैं आप उनको ज्यादा अहमियत मत दें। मैं आपको बता दूं कि अभी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मैं आपको बता दूं, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने का बयान है कि हमने पाकिस्तान से ये कहा था कि आप अपने मालदार लोगों से टैक्स लें और अपनी टैक्सों की आमदनी बढ़ाएं, उन लोगों से टैक्स लें जिनकी आमदनी ज्यादा है और उसका बोझ आवाम पे डालें, तो ना डालें, आवाम को मराद दें। हमने उनको कहा कि नहीं जी ये तो हम नहीं कर सकते, हम तो अशिया पर GST लगाते हैं, 17 से 18% कर देंगे। 17 से 18% जो हमने करने को अशिया पर कहा, ये तो हमने कहा। उन्होंने तो कहा था कि आप आमदनी पे टैक्स लगाएं। तो जो बात मैं आपके प्रोग्राम में अरसे से कह रहा हूं कि ये IMF की शराइत नहीं है, ये बिल्कुल वाज़ेह है, ये गठजोड़ है हमारा और IMF का। हमने कहा है कि जी हम ये करेंगे, अवाम को ऊपर बोझ डालेंगे, उन्होंने कहा ये आपकी मर्जी है। मगर मैं जो इशारा कर रहा हूँ, अब आप जो रजा रब्बानी के स्टेटमेंट की दे रहे हैं, आप देखें मैं कई साल से ये कह रहा हूँ कि ये जो कुछ तमाशा हो रहा है, ये डू मोर की भी बात हो रही है, ये एक्चुअली पाकिस्तान के गिर्द घेरा डू मोर का सिलसिला भी यकीनी तौर पर अब बंद होना चाहिए अमेरिका की जानिब से। बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। अनवार, जिन खदशात का डॉक्टर साहब तस्करा कर रहे थे, सबसे दुख की बात यह है कि हुक्मरान उसके ऊपर बात नहीं कर रहे या सोच रहे। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, उसके बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे अदालती कार्रवाई से मुतालिक, जहां तोशाखाना केस में इमरान खान की आज फिर तलबी मुतवक्के है और इमरान खान की पेशी का इल्म नहीं है। लीगल टीम कुछ देर बाद पेश होगी, ये जवाब दिया गया इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में। चेयरमैन PTI के जूनियर वकील की जानिब से इस्लामाबाद से न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, क्या मनाजिर अभी इमरान खान की तलबी के हवाले से बड़े सख्त इकदाम थे, हमने देखा कि कल नोटिस भी सर्व किया गया वहां पर, तो अभी कोई इतलात है खान साहब पहुंचेंगे या नहीं? जी बिल्कुल, देखें क्योंकि इमरान खान को तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई के हवाले से अदालत की जानिब से मुतादिद बार तलब किया गया था और 28 फरवरी को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन इमरान खान तलबी के बावजूद भी अदालत पेश ना हुए, जिस पर अदालत की जानिब से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इमरान खान के जारी किए गए, जिन्हें गुज़श्ता रोज़ चैलेंज भी किया गया, लेकिन अदालत की जानिब से दरख्वास्त जो थी वो खारिज कर दी गई थी। इसके अलावा क्योंकि वकला आज खुद तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं,
जब अदालत की जानिब से आज उनसे पूछा गया, अदालती रिमार्क्स में कहा गया कि क्या इमरान खान आज अदालत में आएंगे, जिस पर जूनियर वकील इमरान खान अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान की आमद के हवाले से तो कंफर्म नहीं, लेकिन सीनियर टीम जो है वो लीगल टीम अब से कुछ देर बाद ये अदालत पेश होगी, जिस हवाले से अदालत की जानिब से कहा गया कि आप खुद श्योर नहीं हैं कि इमरान खान आएगा या नहीं। लेकिन अदालत में इस्तः की गई कि इमरान खान की सीनियर लीगल टीम जो अदालत में पेश होगी तब तक समाअत मुलतवी की जाए। अदालत की जानिब से 10 बजे तक का वक्फा किया गया था, लेकिन अब वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू कर दी गई है। एक दफ़ा फिर से जूनियर वकील जो है वो अदालत पेश हुए और अदालत को ये बताया गया है कि जो सीनियर टीम है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है और एक दफ़ा फिर से इस्तदा की गई है कि दोबारा कोई तारीख दे दी जाए, एक हफ्ते का वक्त दे दिया जाए। पीटीआई के कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं, कारकुनान की कितनी तादाद है? जी बिल्कुल, इस वक्त कोई भी कारकुन यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि अदालतों को तो ये बावर करवाया जा रहा है कि शायद इमरान खान अदालत पेश हों, लेकिन जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है कि पीटीआई क़यादत इस बात पर वाज़ेह है कि इमरान खान अदालत पेश नहीं होंगे, क्योंकि अगर इमरान खान अगर यहाँ पर पेश होते तो कारकुनान की आमद का सिलसिला सुबह सवेरे से शुरू हो जाता था, क्योंकि गुज़श्ता समातों पर हमने देखा जब इमरान खान अदालतों में पेश होते थे तो कारकुनान अदालतों पर भी धावा बोलते थे। इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। अदालत से दूर मेन जो डबल रोड है वहाँ पर नाका लगाया गया है, तमाम किस्म की जो ट्रैफिक है उसको रोका गया है, पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जबकि कचहरी में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिले पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी रखी है। इसके अलावा क्योंकि इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इस्तदा की जाएगी, अगर तो इस्तदा मंजूर होती है तो सेशन अदालत कोई मुनासिब आर्डर जारी कर सकती है, लेकिन अगर हालात और वाक़यात ये देख रहे हैं क्योंकि अदालती रिमार्क्स जो है वो सख्त अदालती रिमार्क्स हैं और अदालत की जानिब से इजहार बरहमी बार बार किया जा रहा है, तो आज इमरान खान के हवाले से कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि अदालत की जानिब से पहले भी ये फैसला दिया जा चुका है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके 7 मार्च को अदालत पेश किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अवैस अपडेट कर रहे थे। तोशाखाना केस में इमरान खान ने आज अदालत में पेश होना था और अभी तक हम ये देख रहे हैं सेशन कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के जो जूनियर वकील हैं उनका मौकिफ ये सामने आया है कि इमरान खान की पेशी का उन्हें तो कुछ इल्म नहीं है, जो सीनियर लीगल टीम है वो आएगी, वो अपना मौकिफ पेश करेगी। समाअत जो है अब दोबारा से भी हम देख रहे हैं कि एक बार इस वक्त शुरू हो चुकी है इस तमाम तर मामले पर। कल हमने देखा कि जब इस्लामाबाद पुलिस आई थी नोटिस सर्व करने जमान पार्क में, तो शिबली फराज वहाँ पर मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद थे और यही कहा गया था कि खान साहब अभी अवेलेबल नहीं है। गलत बयानी की गई थी पुलिस के साथ शिबली फराज की जानिब से, जिसके बाद हमने देखा कि उन पर फिर पर्चा भी दर्ज करा गया। बिल्कुल, इस हवाले से नियो पर आपको मजीद भी अपडेट्स मिलती रहेंगी समाज से मुतालिक भी। प्रोग्राम में अनवार अब जरा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम अपने नाजरीन को एंटरटेन करते हैं। बहुत हो गई जरा संजीदा खबरें और सख्त बातें और इल्जामात और सियासत, जरा अच्छी और एक सुरीली मेहमान से आपका तारुफ करवाते हैं। खूबसूरत वैसे सुरों की मालिक होना भी अनवार एक कोई ब्लेसिंग से कम नहीं है और आज की हमारी जो मेहमान है, कभी कभी हमारे पास भी ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जो बहुत बेसुरे होते हैं और हमें उनको फिर कवर करना पड़ जाता है। ये हमारे साथ बहुत बार लाइव हो चुका है, आपको याद होगा। कौन-कौन से दुख हम भी अपने शेयर करेंगे। लेकिन आज की जो मेहमान है या आइस हॉकी की प्रोफेशनल प्लेयर है वैसे तो, लेकिन गाने का, गायकी का, गुलकारी का शौक रखती हैं और इनके जो वीडियोस हैं जिसमें इन्होंने अपने गाने की जो आवाज है वो रिकॉर्ड करके जब सोशल मीडिया पर डाली तो अनवार बहुत वायरल हुई है। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा पसीराई इन्हें मिली है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सोशल मीडिया पर आपको पता है जब कोई वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाती है फिर हर ही प्लेटफॉर्म पर हम वो वीडियो देख रहे होते हैं। तो महानूर जो है, नूर महा हैं जो, उनको गानों का बहुत ज़्यादा शौक है, जिस तरह से रबिया बता रही हैं आइस हॉकी की प्लेयर भी हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि उनका जो एक पहला शौक है, पैशन है, वो क्या है। नूर माह रेहान, कैसी हैं आप? और हमें ये बताएं सबसे पहले कि आइस हॉकी की आप अच्छी खिलाड़ी हैं या फिर आपको ये लगता है कि आप सिंगर बेहतर हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मैं दोनों गेम्स में भी ज़्यादा इन हूँ और म्यूज़िक में भी, लेकिन माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ म्यूज़िक ऑफ कोर्स। गेम्स जो है हम पार्ट टाइम खेल रहे होते हैं, तो म्यूज़िक इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा नूर माह, आवाज़ तो आपकी बहुत मीठी है, ही मैंने सुना है, जाहिर सी बात है, लेकिन आप वैसे भी यू लुक रियली प्रिटी, यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन।
अच्छा मुझे बताएं पहली बार कब आपने गाया, गुनगुनाया? बचपन से ही गाने का शौक था आपको? I was 9, I started singing. मैं बहुत छोटी थी, मैंने नात, हमद इनसे स्टार्ट किया और फिर मैं गाती रहती थी डिफरेंट कम्युनिटी लेवल्स पे, स्कूल में, कॉलेज में, फिर गाती रहती थी बचपन से। आज हमारे नियो पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए क्या आप गुनगुनाएंगी, क्या गाएंगी? फिर गुफ्तगू आगे, फिर बात गपशप करते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि जरा अनवर जो देखने वाले हैं वो भी नूरमा का टैलेंट जरा देखें, जाने। अच्छा तो मैं रफ्ता रफ्ता वो गाना सुनाऊंगी। बिल्कुल जी। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। क्या बात है जी, बहुत आला नूरमा। आई एम श्योर कि जिन लोगों ने आपको पहले नहीं सुना अनवर, शी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस। और इनके जो फैंस हैं मेरा ख्याल है अब उनकी जो तादाद बढ़ने वाली है, हो जाएगा। तो नूरमा अब मुझे बताएं, हमने सुना है कि इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी ने आपको ताहयात स्कॉलरशिप भी दे रखी है, तो ये आपके स्पोर्ट्स बेसिस पर है, आपकी म्यूजिक के बेसिस पर है, या आपके एजुकेशन पर बेस करती है वो? जी मुझे रिसेंटली इस्लामाबाद इकरा चकशेजाद जो यूनिवर्सिटी है उधर से मुझे स्कॉलरशिप मिली है, सर वहीद जो है, तो थैंक यू टू देम कि उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिया। उन्होंने मुझे म्यूज़िक के बेसिस पे दिए हैं और उन्होंने मुझे मेरा जो टैलेंट है उसे देख के उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिया, एंड रियली थैंकफुल टू सर के। और मैं उनसे यही उम्मीद रखूँगी कि और भी जितने भी टैलेंट्स हैं उन टैलेंट्स को जो स्कॉलरशिप की ज़रूरत होती है, उन्हें जो सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आप और भी ऐसे टैलेंट हंट्स करें और भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छा तो नूरमा, क्या स्टडीज़ आप कर रही हैं, क्या आप पढ़ रही हैं? आइस हॉकी की तो आप प्लेयर हैं ही, गाना भी आप गाती हैं, और क्या करना चाहती हैं लाइफ में? जी मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रही हूँ और लाइफ में मैं स्टडीज़ को भी साथ लेके जाऊँगी, लेकिन म्यूज़िक को मैं एज ए प्रोफेशन लेके अभी से मैंने स्टार्ट किया है और म्यूज़िक को ही मैं आगे मैं लाइव परफॉर्मर बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब जैसे हमने पहले भी आपका गाना सुना और जब आपको आज लाइव भी सुना है, ऑब्वियसली लाइव आई थिंक बहुत दो फैंस तो आपके न्यू पाकिस्तान के हो गए हैं। तो जो लाइव है वो तो यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल है, विदाउट एनी म्यूजिक, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था उसमें, तो आवाज़ तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा शानदार है। तो आपको सुनने के बाद अभी तक किसी ने प्रोफेशनल सिंगिंग के लिए आपसे कोई कॉन्टैक्ट किया किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए? अब तक तो किसी ने प्रोफेशनली मुझे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन मुझे ये उन लोगों की बदकिस्मती है। नहीं आया, लेकिन इंडियन काफ़ी मुझे सॉरी जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैं बोल रही हूँ कि पाकिस्तान से मुझे इंकरेजमेंट मिल रही है, लेकिन अभी प्रोफेशनली किसी आर्टिस्ट ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। इंडिया से मुझे काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं, बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड पाकिस्तानी। अच्छा नूरमा, क्लासिकल सिंगिंग में ही आप समझती हो कि इसी में तरबियत लोगी, इसी का रियाज करोगी, इसी में आगे बढ़ोगी? और दूसरा, आपका फेवरेट गुलूकार कौन है? एंड आई एम श्योर कि ये टैलेंट ज्यादा दिन तक छुपने वाला नहीं है, तो क्या ख्वाहिश है, किसके साथ अपना पहला गाना गाना चाहती हो, कौन पसंद है? जी मैं आयमा बी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जब उनका फर्स्ट गाना आया था बाजी कोक स्टूडियो में, भावें सिरुदी बाजी, तब से मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं उनके सब गाने सुनती हूँ और मुझे उन्हीं से मिलने का बड़ा शौक़ है। ठीक हो गया, तो फिर अभी क्या सुनाएंगी हमें? अभी मैं सुनाऊंगी आ जाए किसी दिन तो ऐसा भी नहीं लगता। जी जरूर। आ जाए किसी दिन तू
किसी दिन तू ऐसा भी नहीं लगता, लेकिन वो तेरा वादा, लेकिन वो तेरा वादा झूठा भी नहीं लगता। क्या बात। आ जाए किसी दिन तू ऐसा भी नहीं लगता। वाह जी, क्या बात है नबिया, और मैं तो वाकई में आपके फैन हो गए हैं, जिस तरह की आपकी आवाज अच्छा, है। हमारी टीम ऑलरेडी फैन थी। बिल्कुल बिल्कुल फैन है, तो उन्होंने देखे आपको प्रोग्राम पे भी बुलाया है, और जो वीडियो आपकी वायरल हुई थी उस पर क्या कमेंट करोगी? उसको जिस तरह से आपको एक पजीराई मिली है और इस तरह से लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, स्टडीज भी कंप्लीट करनी है, साथ साथ इस प्रोफेशन को भी आप ज्वाइन करना चाह रहे हो। मैं नलतर गई हुई थी और फिर मेरा जो ये वीडियो वायरल हुआ, तब मुझे जब पता चला तो अवश्य मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मुझे इस स्टेज तक पहुंचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी थी, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो गया, मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो अभी मैं स्टडीज़ को भी साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ कोर्स स्टडीज़ ही हैं, तो एजुकेशन को फर्स्ट कंप्लीट करूँगी और उसके बाद म्यूज़िक को प्रोफेशनली जो है मैं क्लासेस। अच्छा अनवार, मेरी गिलगित बल्तिस्तान से बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनसे इंटरेक्शन हुआ। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो वहाँ की जो बच्चियाँ हैं, वहाँ का जो लिटरेसी रेट है, जो पढ़ने का शौक है उन खवातीन में, वो बहुत ज्यादा है। जिस तरह से हम सुनते हैं, खैबर की बात अगर करते हैं, गिलगित की बात करते हैं, तो आम आदमी का शायद तासुर ये होता है कि शायद वहाँ पर एजुकेशन के हवाले से इतना काम नहीं हो रहा, लेकिन मैंने जब भी मुलाकात की खासकर खवातीन से, तो वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर रही हैं। खासकर बहुत बड़ी तादाद में लाहौर बच्चियां आई हुई हैं पढ़ाई करने के लिए, विच इज वेरी गुड चीज़ है भैया। जैसे हम देखते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, तो फिर आपका जो फोकस है वो स्टडीज से हट जाता है। लेकिन जो अच्छी बात मुझे लगी कि वो ये कह रही हैं कि वो स्टडीज को प्रायोरिटी देंगी, पहले उसको कंप्लीट करेंगी, प्रोफेशन को साथ साथ चलाएंगी। तो पहला जो फोकस है वो यकीनी तौर पर स्टडीज पर ही है। तो गिलगित बल्तिस्तान से कहाँ एक स्पेसिफिकली एरिया से आपका ताल्लुक है? बड़ी बड़ी खूबसूरत वहाँ पर जगह मौजूद हैं, वहाँ से भी कोई इंस्पिरेशन मिली आपको म्यूजिक के लिए? मैं अपर हुंजा गुजरात से मेरा ताल्लुक़ है, गुलकिन मेरा गांव है, और इंस्पिरेशन वहाँ से हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जिनमें नवीद दीवान है, इरफान है, काशिफ दीन है, नौमान असमत हैं। यही मेरे इंस्पिरेशंस थे, इन्हीं को देख के ही मैं भी करना चाहती थी कि हाँ मुझे भी ये जहाँ आज है मैं भी इसी पर इंशाल्लाह गर्ल्स को रिप्रेजेंट। तो नूरमा, सपोर्टिव रहे आपकी फैमिली, आपके इलाके के लोग? क्योंकि आज भी थोड़ा सा टैबू समझा जाता है गुलकारी को, खवातीन अगर आना चाहे इसमें। फिर गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक है, हुंजा का आप जिक्र कर रही हैं, तो वहाँ पर लोग सपोर्टिव रहे जब आपने अपने इसको एज अ करियर भी आप परसू करेंगी इसको इंशाल्लाह, और गुलकारी तो आप कर ही रही हैं? बहुत पहले से ही वो सपोर्टिव है। हमारी जो हुंजा की कम्युनिटी है, इस मामले में जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बिल्कुल भी नहीं है, और गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इक्वल। एंड मुझे जो सपोर्ट मिली, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है, बहुत मेरी कम्युनिटी भी, मेरी फैमिली, और सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है उसमें अगर कोई गाना सुनाना चाहती हो, गुनगुनाना चाहती हो, कोई आपका फेवरेट हो? जी, मैं वही स्पीकर हूँ, तो मैं वही में गाना गाती हूँ। Gügülüm nesetk, gülistanım nesetk, doğam çiz nesetk, kıl cahanım nesetk. Gügülüm nesetk, gülistanım nesetk, doğam çiz nesetk, kıl cahanım nesetk. Wiratu nerehkim kıl baharat biyutk. جهري خشيد لك قرارات بيوت كشلها تو يمتي سندم جتارك جهان بيدنجي رجان زي جسد مريك كروخن سهارة سمانم نسيت دوام چیز نسيت كل جهانم نسيت. क्या बात है. तो हम चीज नसीत कुल जहानम नसीत
चीज नसीब खुखर जहां से। बहुत खूबसूरत और भाई बहुत एप्रिसिएशन आपको मिल रही है। हमारी टीम, खासकर हमारे जितने लोग स्टूडियोज में हैं, जो पैनल पर हैं, वो बार बिल्कुल। और नूरमा, क्लोजिंग तो मैं तभी करूंगी जब आप हमसे ये वादा करेंगी कि जब भी आप लाहौर आएंगी तो हमारे शो की मेहमान लाजमी बनेंगी। और आपके लिए ढेरों दुआएं भी हैं, बेस्ट विशेस भी हैं। आपने जो भी गाया, गुनगुनाया, वो तो हमें समझ में नहीं आया लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा और ऐसा लग रहा था कि गिलगित की कोई जो कोयल है वो गुनगुना रही है। हमारी टीम तो चाह रही है कि आप उसको भी ट्रांसलेट कर दें। वो आई थिंक इस सेगमेंट को ज्यादा लंबा करना चाह रहे हैं आपके साथ। इस गाने में ये लव सॉन्ग, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? ठीक है, गुलुम नसीहत खगुलिस, यानी कि जो शायर है वो अपनी महबूब से ये शिकवा कर रहा है कि यानी कि उसने उसे खो दिया। इट्स अ सैड टाइप, पता नहीं आता तशरीह करना। ठीक है, तो अभी ये मुझे बताएं कि आप इस्लामाबाद में ही स्टडीज़ कर रही हैं, तो किस तरह से देख रही हैं एटमॉस्फेयर? अपने जो सर्कल है, आपका फ्रेंड सर्कल है, वो कितने सपोर्टिव हैं? जिस तरह से यूनिवर्सिटी, तो आपने बताया कि आपके म्यूज़िक के बेसिस पर उन्होंने आपको लाइफ टाइम के लिए स्कॉलरशिप दे दी, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो जो फ्रेंड्स हैं खुश हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं? मेरे जो फ्रेंड्स, मेरी फैमिली सब बहुत खुश हैं और मुझे बहुत सारी दुआएं मिल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत खुश हैं। और आप भी इसी तरह से खुश रहें, मुस्कुराती रहें और इसी तरह से मीठा मीठा सुरीला सुरीला गुनगुनाती रहे। नूरमा रिहान हमारे साथ जनाब इन कॉन्वर्सेशन थी। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए नूरमा रिहान, आपने ज्वाइन किया। अनवार ब्रिजवानी बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और प्रोग्राम में हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम हेल्थ के हवाले से कोई ना कोई डिस्कशन या कोई ना कोई बात अवेयरनेस के लिए ज़रूर करें। और ना सिर्फ हम बात करें, बल्कि मैं तो ख्वाहिश रखती हूँ कि जो लोग हैं उस पर अनवार अमल भी करें, कोशिश भी करें, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तो हमें रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जो रिसर्च सामने आ रही है, लोग उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। उसके लिए बड़ी विल का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर बीमारी की जो वजह है वो आज मोटापे को करार दिया जा रहा है कि जो मोटापा है वो इंसानी सेहत पर बहुत ही ज्यादा बुरे असरात मुरतब कर रहा है। बल्कि अब जो रिसर्च, नई रिसर्च है, वो ये कह रहा है कि आपकी उम्र को भी कम कर रहा है। बीमारियां होंगी, शायद ये रिसर्चेस जो सामने आ रही हैं, शायद लोग इससे डरना शुरू हो जाएं कि अगर उनकी एज भी कम हो रही है, उनको मोटापे की वजह से बहुत सी ऐसी क्रॉनिक डिसीज हैं जो कि स्टार्ट अब हो रही हैं, तो शायद अब लोग अपनी जो लाइफस्टाइल है, रिसर्च है, इसमें खासकर पाकिस्तान का जो फैक्ट है वो बताया गया कि जो पाकिस्तान में जो खवातीन है, 60% खवातीन जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं, वो ओबेसिटी का शिकार है, यानी कि मोटापे का शिकार है। 9 उम्र लड़कियां भी इनमें शामिल हैं। और रिसर्च के मुताबिक 80% खवातीन का जो वजन है, वो मोटापा है, वो एशियाई मयार के एतबार से बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं कल ही आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि हम बिल्कुल देखते हैं कि 2-2 किलोमीटर के फासले पर हमें जो जंक फूड चेन्स हैं वो दिखाई दे रही हैं। और मैं कल ही आपसे बात कर रही थी कि जो डाइट सैंडविचेस मिलने वाली जो अक्सर रेस्टोरेंट वो खत्म हो चुके हैं, काफी जगहों से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि लोगों का रुझान नहीं है। खासकर MM आलम रोड पे या इस एरिया में 2 ऐसी चेन्स थी जो कि हेल्दी फूड, वो क्योंकि लोगों का जो रुझान है वो ज्यादा जंक फूड की ही जानिब है। और हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी इसी वजह से ओबेसिटी का और हम ही से चीजें अडैप्ट कर रहे हैं। और अगर हम ये देखें, अगर हम खुराक की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अब जो एक सुस्ती है, काहली मौजूद है, एक्सरसाइज नहीं की जाती है, ये सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि हम एक सेहतमंदाना खुराक का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर ना हम वॉक करते हैं, ना हम जिम जाते हैं, ना हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिससे अगर हम इस तरह का खाना खा भी रहे हैं तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम उसको जो तमहीद बताई जाती है, आई एम श्योर आपने भी सुनी होगी खवातीन की जानिब से, मैं भी बहुत देखती हूँ कि जो खवातीन खासकर जो घर में काम करने वाली खवातीन होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, तो कहते हैं कि हम जब बच्चे हम घर का इतना काम कर लेते हैं, घर का इतना काम कर लेते हैं, घर में इतना। अच्छा, मेरी अम्मा खुद ये बात मुझे कहती हैं आप वॉक किया करें, तो वो भी मुझे कहती हैं कि मेरा घर में चलना फिरना क्या कम होता है। अच्छा, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप बच्चों के आगे पीछे भाग रहे हो,
या आप किचन में चल फिर रहे हो, आपकी बॉडी दिन के 30 to 40 मिनट्स रिक्वायर करती है कि चला जाए, ब्रिस्क वॉक की जाए या कोई जिस्मानी वर्जिश की जाए। और अनवार खवातीन में आप देखें कि जो इनफर्टिलिटी है मर्दों में भी, खवातीन में भी हमारे यहाँ मोटापे की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। शुगर, डायबिटिक लोग, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज इतने ज्यादा हो चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारा जो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल या तर्ज जिंदगी है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें क्रिएट कर रहा है। यकीनी तौर पर जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, मौलिक बीमारियां, अगर हमने उससे बचना है तो जो तर्ज जिंदगी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, हमें उस पर आना पड़ेगा। वजन में कमी लानी पड़ेगी, फास्ट फूड का इस्तेमाल तर्क करना पड़ेगा, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। जैसे नबी अभी रमजान आ रहा है तो आपको पता है तरह तरह के मशरूबात हैं, उसमें जिस तरह से चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, पहले ही वो मशरूब मीठे होते हैं, फिर उनमें चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो फ्राइड चीजें हैं उनसे हमें परहेज करना चाहिए क्योंकि रमजान में जो लोगों का हाथ है वो ज्यादा खुल जाता है। पूरा दिन हम कुछ नहीं खाते और हमें लगता है वजन कम होगा, बट एट द टाइम ऑफ इफ्तार हम वो सारी कसरें निकाल लेते हैं, हम सब कुछ खा लेते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आज अब ये दुनिया का हम आखिरी खाना खा रहे हैं। अच्छा, मेरे अब्बा हमेशा एक बात करते हैं और तनकीद करते हैं और अपने गुस्से का भी इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि गोरे आए यहाँ पर और आके यहाँ से सारी अच्छी चीजें हमारी अडॉप्ट करके ले गए और जो बुरी आदत थी वो हमने इनकी अडॉप्ट की। फॉर एग्जांपल ये जो प्रोसेस्ड फूड है या मील्स हैं, इसको बनाने वाला भी गोरा था, लेकिन अब आप देखें कि वहां पे जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक फूड पर शिफ्ट हो चुके हैं। उनका ऑर्गेनिक मतलब हर चीज इस्तेमाल करें और हमारे यहाँ टिन फूड का इस्तेमाल या प्रोसेस्ड मीट या फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा इजी फूड कहा जा रहा है कि मार्केट से आप बाय करें प्रोसेस्ड फूड, उसको घर में कुछ ही देर के लिए आपको ओवन करना है या फ्राई करना है और वो रेडी होता है खाने के लिए। मैं चाहूंगी कि जरूर हम एक बार ना रिसर्च लाजमी शेयर करेंगे कि जो माइक्रोवेव है उसके भी कितने ज्यादा जो नुकसानात हैं। लेकिन नबिया अलार्मिंग शायद सिचुएशन ये है कि जो मोटापे का शिकार खवातीन हैं उन्हें शुगर, दिल की बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है और हम फिर बार बार ये डिस्कस करते हैं कि यार इसकी रीजन क्या है। तो रीजन हमारी डाइट ही है, POS है, इसमें हमल के मसाइल हैं, कई ऐसी मौलिक बीमारियां हैं जिनका खवातीन शिकार हो रही हैं। तो वो जो मुआलिजीन हैं वो भी यही जोर दे रहे हैं कि जो खवातीन हैं सेहतमंद ग़िज़ा लें, एक्सरसाइज करें। डेली बेसिस पर नई नई रिसर्चेस सामने आ रही हैं कि जो पाकिस्तान के 11 शहरों में तकरीबन 2500 अफराद का मुआयना किया गया और उनमें से 88% बहुत बड़ी रेशो है। इसमें एक और चीज भी मैं ऐड करना चाहूंगी, जिस तरह आप भी इन बार काफी ट्रेवल करते हैं, जिस तरह मैं भी ट्रेवल करती हूँ, तो हमने अक्सर देखा है कि जो जापानीज या जो कोरियन खवातीन होती हैं या चाइनीज जो लोग होते हैं उनको आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, उनके हाथ में जब वो सुबह सुबह अपने काम पे निकलती है तो एक मग होता है और उसमें ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत करते हैं। हम अपना बेड़ा गर्क कहाँ पे कर लेते हैं कि जो हम चाय का इस्तेमाल करते हैं, टी विद मिल्क, कॉफी विद मिल्क हम करते हैं और ये भी मोटापा बढ़ाने का, क्योंकि हम दिन में 3-3 मरतबा 4-4 मरतबा जो है चाय कॉफी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब उसमें मिल्क ऐड होता है तो वो कैलोरीज ऑब्वियसली बढ़ती हैं, मोटापा भी उससे बढ़ता है। बहरहाल अनवार आगे बढ़ते हैं और खबर आपके साथ शेयर करेंगे जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है बट अच्छी है। जिस तरह से तालीम हासिल करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी इस पर बहुत जोर दिया गया, अहादीस इस पर मौजूद हैं, वक्त की ज़रूरत भी है और वक्त ऐसा बदला है कि दुनिया में आज आप कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, वसाइल मौजूद हैं, तमाम फैसिलिटीज़ हैं, उम्र की अब कोई कैद नहीं है। पहले एक ये टैबू था बिल्कुल कि आप अगर एक एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं तो यू कांट बी इन स्कूल, यू कांट बी इन कॉलेज, जिंदगी के इब्तिदाई साल में तालीम हासिल करनी है। बिल्कुल, तो ये जो कॉन्सेप्ट है शायद वो गलत था। तो जो तालीम का शौक है वो इंसान में कभी भी खत्म नहीं होता और अच्छी बात है कि आप अपनी एज के किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं, पढ़ रहे हैं, आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या आप कुछ भी सीख रहे हैं। अनवार इसकी जीती जागती मिसाल बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको भी बड़ी दिलचस्प लगेगी। तो नाज़रीन, मिस्र में रहने वाली दादी जुबैदा अब्दुल अलाल हैं जिन्होंने 87 साल 86 ईयर मतलब इस उम्र में पढ़ना लिखना सीखने का अमल जो है उसका आगाज किया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ तो फिर मीडिया पहुंच गया उनके पास और मीडिया से बात करते हुए बुजुर्ग खातून ने बताया कि मैं शुरू से ही पढ़ना लिखना चाहती थी, मेरे वालिद जरा पुराने ख्यालात के थे जो कि नहीं चाहते थे कि मैं तालीम हासिल करूं, लेकिन उन्होंने ये अपना ख्वाब आप देखें 86 बरस की उम्र में पूरा किया। लेकिन देखें नबी, अगर हम उनकी स्टोरी को थोड़ा सा मजीद डिस्कस करें तो 87 साल या 80 साल पहले उनके वालिद का ये डिसीजन था। बट आज भी हम ये देखते हैं कि ये ट्रेंड है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, एशिया में मौजूद है कि बच्चियों को तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट।
पाकिस्तान क्यों पीछे है? क्योंकि पाकिस्तानी खवातीन जो हैं वो हमें किसी शोबे में उस तरह से दिखाई नहीं देती जिस तरह से होना चाहिए। बांग्लादेश की अगर मैं मिसाल दूं, उन्होंने जिस तरह से अपनी खवातीन को एम्पावर किया है, पाकिस्तान को जरूरत है कि अपनी खवातीन को एम्पावर करे। वो वहां पर एक्सपोर्ट में अपने मुल्क की इतनी ज्यादा हेल्प कर रही हैं जो कि उनके लिए अब बहुत ज्यादा बेहतरियां पैदा करे, आसानियां पैदा करे। बिल्कुल ऐसे ही। और अनवार, जो किताबों से मोहब्बत है या अपडेट रहना, अखबार पढ़ना, ये भी इंसान को बहुत अवेयर रखता है। और ये भी एक तरह की आप देखें कि तालीम है। जो लोग किताबें, बहुत सारे लोग जो स्कूल नहीं गए हैं लेकिन वो किताबों का मुतालिया करते हैं, तो वो बहुत, आप देखते हैं कि एक फर्क, वाज़ेह फर्क नजर आता है उनमें। तो वाकई में अगर किसी ने अभी तक तालीम हासिल नहीं की है, कोई अपने इस एज में पहुंच चुका है जहां उसको ऐसा फील होता है कि अब शायद ये ऑकवर्ड लगेगा, उसके बच्चे हैं या उसके पोते मौजूद हैं, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक जबरदस्त किस्म की एक मिसाल हमारे सामने आई है। बहरहाल बहुत अच्छी स्टोरी थी। बराह रास्त अभी आपको लिए चलेंगे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं मोहसिन शाहनवाज, वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। की अदालतें, पाकिस्तान का आइन, इनसे बड़ा कोई नहीं है। हमें पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम करना पड़ेगा। हमने अदालतों के फैसले माने, हमारे लीडर नवाज शरीफ ने माने, 200 दफा अदालतों में पेश हुए। ये शख्स पिछले 6 माह में एक दिन भी अदालत में पेश नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूं कि ये जो एसपी साहब गए थे, एसपी साहब को जरा शो कॉज होना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप मेरा वारंट लेकर गए थे कि चाय पीने गए थे आप इस्लामाबाद, लाहौर में? तो आप जो ये निज़ाम है, जो ये तरीकाकार है, इस तरीके से तो कोई भी किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करेगा और पूरे अदालती निज़ाम का मजाक बनता रहेगा। तो देखते हैं अब 2 बजे क्या होता है। ये आइन और कानून का जो मजाक हम बनते देख रहे हैं और हमारी अदालतों का जो एहतराम है जिसमें कमी वाक़या हो रही है, इसकी अगली केस 2 बजे देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उनका यह कहना था कि जो अदालत का फैसला है 2 बजे के बाद देखेंगे कि अब इमरान खान के हवाले से क्या डिसीजन लिया जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर है जहां पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन जारी है। डेली हम देख रहे हैं सनसनीखेज मैचेस होते हैं और एक और सनसनीखेज मैच हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान, जो कि अब दोनों ही टीम्स इवेंट से बाहर तो हो चुकी हैं, लेकिन एक मुकाबला तो कल उनके दरमियान था जहां कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपनी पहली फतह अपने नाम की है और वो कराची किंग्स को हरा कर की है, जहां 165 रन का हदफ दिया सरफराज 11 ने। तो वो आखिरी ओवर में सरफराज 11 ने वो हदफ पूरा कर लिया जो मार्टिन गिप्टल थे। उन्होंने बड़ी ही जारहाना इनिंग्स खेली और मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी उन्हें करा दिया। लेकिन अब पछताए क्या हो वतनवार, ये तो वो वाली कहानी अब हो चुकी है कि दोनों टीम्स के लिए। अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। बट इसका क्या तज्जिया, अब तो मतलब कि मेरे ख्याल से अगली आज के मैच लेना बनता है, लेकिन फिर भी कमेंट जरूर लूंगी कल के मैच के हवाले से। नबिया, एक थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि ये पहली नहीं दूसरी फतह थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की और इत्तेफाक से दूसरी दोनों ही फतुहात उन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ हासिल की और दोनों ही में मैन ऑफ द मैच जो थे वो मार्टिन गुप्टल रहे। कराची में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, कल उन्होंने 80+ रन बनाए, लेकिन बहरहाल कोयटा ने इस जीत के बाद अभी अपने प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को तो रोशन रखा हुआ है। लेकिन कराची किंग्स 7 मैचेस हारने के बाद मेरे ख्याल में कराची किंग्स का तो पीएसएल का सफर खत्म हो गया। बल्कि मैं एक इंटरेस्टिंग आपसे फैक्ट शेयर करूं कि पिछले साल जो पीएसएल 7 थी उसमें कराची किंग्स 10 में से 9 मैच हारा था। इस बार अभी तक 9 में से 7 मैच हार गया है, तो टोटल 19 में से 16 मैचेस कराची किंग्स की हारी है। तो कराची किंग्स लेकिन अगर मानसा मैं पूछूंगी कि इतनी जो ये इबरतनाक शिकस्त हुई है कराची किंग्स को, क्या रीजन रहे, क्या वीकनेस रही? देखिए, कॉम्बिनेशन इनका अच्छा नहीं बन सका और मेरे ख्याल में क्रिकेट में लक फैक्टर जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कराची किंग्स 3 मैचेस ऐसे थे जिसमें एक मैच में 2 रन से हारी, एक में उनको 3 रन से शिकस्त हुई, एक में 5 रन से वो मैच हारे। फिर एक पिछला मैच भी काफी क्लोज आके वो लोग हारे, तो लक फैक्टर भी उनके साथ था। लेकिन
उनकी टीम इतनी इस बार अच्छी नहीं बन सकी। कॉम्बिनेशन जो था, शोएब मलिक जो उनके मेन प्लेयर थे वो परफॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन वो विनिंग टच जो था इस टीम में नहीं आ सका इस PSL। ठीक है, मैं सब सोशल मीडिया पर तरह तरह के तज़किये तबसरे हम देखते रहते हैं PSL को लेकर। कोयटा ग्लैडिएटर्स को कराची किंग्स की जो हमने देखा शिकस्त का जो सिलसिला है तवील से तवील होता गया। वसीम अकरम बहुत ज़्यादा अपसेट नजर आए, डिप्रेस नजर आए। लास्ट सीजन भी देखा कराची किंग्स परफॉर्म नहीं कर सका, जिस तरह आपने बताया कि 10 में से 9 मैचेस कराची किंग्स पिछली बार भी हारी थी। तो अभी क्या रीज़न आप इसकी देख रहे हैं? टीम डेवलप नहीं हो पा रही, जो फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी वजह से कुछ इश्यूज हैं, या कुछ जो सीनियर प्लेयर्स टीम में मौजूद हैं उनकी वजह से मसाइल हैं? देखें, एक दो मुझे जो मेन चीज नजर आती है कि चूंकि एक मीडिया हाउस की ये टीम है, तो टूर्नामेंट से पहले उस टीवी चैनल पर इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि लगता है कि यही टीम चैंपियन बनेगी। हालांकि ऑन पेपर नो डाउट कराची किंग्स की टीम बहुत अच्छी टीम थी। फिर वसीम अकरम जैसा हैवीवेट शख्स जब आपके डगआउट में बैठा हुआ है, तो फिर योहान बोथा को हेड कोच बनाना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। या तो वसीम अकरम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहे, या फिर वो फिर किसी और को आगे रखकर फिर पीछे बैठ के काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर ऑन पेपर देखें तो ये ऑन पेपर तो टीम बहुत अच्छी थी। बल्कि मैं जिस तरह मैंने पहले बताया कि 3 मैचेस में तो काफी क्लोज आके ये टीम हारी है। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना कि किस्मत का भी बड़ा अमल दखल होता है। कोयटा ग्लैडिएटर्स को आप देख लें, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी कल दूसरा मैच जीता है, लेकिन अब कराची किंग्स के पास एक मैच बाकी बचा है। वो मैच भी लाहौर कलंदर्स के खिलाफ संडे को लाहौर में होना। लाहौर कलंदर आपको पता है कि इस वक्त अनस्टॉपेबल लग रही है PSL में, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के 2 मैचेस बाकी हैं। अगर वो 2 मैच जीत जाते हैं तो उनके 8 पॉइंट हो जाते हैं, तो कोयटा के पास अभी भी चांस है। लेकिन PSL में मैचेस अच्छे हो रहे हैं। लेकिन नबिया, में आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, आप चूंकि अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि महंगाई पे और मुल्क में इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उस पर आप लोग जिक्र करते हैं। PSL में भी एक महंगाई का फैक्टर है। आप देखें कल कितना जबरदस्त मैच हुआ, लेकिन स्टेडियम में तकरीबन को 7,500 निशस्तें इसलिए खाली थी कि मैचों की टिकटें इतनी ज्यादा रखी गई हैं, जो उनकी कीमतें हैं 2,000, 3,000, 10,000। ये कल का जो मैच था उसके मैं आपको टिकट की कीमत बता रहा हूँ। तो जाहिर है इस वक्त आम लोगों की दस्तरस में नहीं है कि एक अगर स्टूडेंट 2,000 रुपए का टिकट खरीदता है, फिर वो रक्षा टैक्सी या बस का किराया देता है, फिर खाता पीता है, तो 4-5 हजार रुपए एक बच्चा मैच देखने आता है। मेरे ख्याल में नजम सेठी साहब ने कराची में भी एक तालिब इल्म ने जब जाके उनसे कंप्लेन की थी, तो उन्होंने टिकटों की कीमत स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट आधी कर दी थी। तो मेरी तो यहाँ PCB से रिक्वेस्ट है कि देखिए ये जो क्रिकेट मैचेस हैं इनमें बिल्कुल पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है PSL मैचेस का, तो ऑब्वियसली जो टिकट है वो कम से कम आम आदमी की रसाई में तो होनी चाहिए। ये आपका बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट है जो आपने रेस किया है। मैनेजमेंट को भी इस हवाले से सोच विचार करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा भट्टी साहब के खासकर लाहौर कलंदर के हवाले से बात करना चाहूंगी कि जो स्टार्टिंग सेशंस थे या शुरू के जो साल थे, लाहौर कलंदर सबसे पहले आउट हो रही थी, इवेंट से बाहर निकल जाती थी और बड़ी दुआएं भी की जाती थी लाहौर वालों की जानिब से। लेकिन जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स उभर कर सामने आई है और इस इवेंट में भी हम देख रहे हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है, स्कोर टेबल पर भी इस वक्त सबसे ऊपर लाहौर कलंदर्स है, तो फाइनल में आप लाहौर कलंदर्स को देख रहे हैं और मुकाबले में आप कौन सी टीम को देखते हैं? नबिया, जो आपका पहला पॉइंट था ना, जब पहले 4 साल लाहौर कलंदर्स इतनी बुरी परफॉर्मेंस दे रही थी कि लोग कहते थे कि यार ये लाहौरियों का तो क्रिकेट नाम खराब कर रहे हैं, जिसमें इमरान खान, अब्दुल हफीज कारदार और बड़े बड़े नाम, तो कहते थे कि यार लाहौरी जो है ना उनको अब या तो टीम चेंज करनी चाहिए या लाहौर कलंदर्स को जो है किसी और टीम को ओन करना चाहिए। लेकिन वो लोग कंसिस्टेंट रहे। उन्होंने अपने जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्लेयर्स जो थे उन पर काफी इन्वेस्टमेंट की। आप देखें कि आज शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, फखर जमान, जमान खान और बहुत सारे प्लेयर्स, इवन जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, पहले साल से लेकर आज तक लाहौर कलंदर्स के साथ जुड़े हुए हैं। और लेकिन वो जो उनकी मुस्तकिल मिजाजी थी उसका समर आप देखें कि आज लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो सब जीतने की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर चैंपियन बनी, अभी तक
टॉप पे चल रही है। लेकिन अभी ये कह देना कि लाहौर कलंदर्स टूर्नामेंट जीत जाएगी, मेरा ख्याल में ये कबल वक्त होगा, क्योंकि क्रिकेट में ये होता है कि आप लगातार जब जीत रहे होते हैं ना, तो एकदम से टीम जब डिप लेती है, ऐसा ना हो कि किसी बड़े मैच में मेरी तो ख्वाहिश है कि आज लाहौर कलंदर हार जाए और आगे जाके जो 19 तारीख को फाइनल है वो लाहौर कलंदर जीत जाए। ठीक है भट्टी साहब, तो फिर कराची किंग्स को और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को मैसेज देना चाहेंगे, वो किस तरह से अपना एक रिवाइवल कर सकते हैं दोबारा से? जिस तरह से हमने देखा लाहौर कलंदर्स, आप बता रहे हैं स्ट्रेटजी एक बनाएगी प्रॉपर और अब उसके सम्राट नजर आ रहे हैं, को मशवरा देना चाहेंगे कराची किंग्स को, कोयटा ग्लैडिएटर्स? जो भी मशवरा भट्टी साहब देंगे उसके रिजल्ट नताज हमें अगले साल ही नजर आएंगे। अनवार साहब देखें, नबिया तो कराची छोड़ के आ गई, मैंने वापस कराची जाना है। ठीक है, कराची जाना है। ठीक है, तो मुझे फिर ऐसा ना हो कि कराची वालों की जो सोशल मीडिया पे होगी वो तो होगी, लेकिन जाहिर है हम भी कराची वाले हैं, हमारी तो ख्वाहिश है कि वैसे तो सारी टीमें पाकिस्तान की हैं, लेकिन कराची किंग्स अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन मेरे ख्याल में कराची किंग्स के साथ, जिस तरह मैंने 2-3 बार पहले भी कहा कि किस्मत का एक बहुत बड़ा फैक्टर था, फिर उन्होंने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की, लेकिन मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी हम कहेंगे कि उनकी जिस तरह की पास में परफॉर्मेंसेज रही हैं, कोयटा की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही, लेकिन अब उनके पास प्लेऑफ के लिए उम्मीद की हल्की सी किरण है। लेकिन लास्ट जो गुज़िश्ता रात सरफराज अहमद को गेंद लगी, सरफराज अहमद वो प्लेयर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के जिन्होंने आज तक पीएसएल का एक मैच भी मिस नहीं किया, तो अल्लाह करे कि वो मुकम्मल फिट हों और टूर्नामेंट के जो बकिया अभी तक उनके 2 लीग मैचेस हैं वो दोनों मैचेस खेलें, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास बहरहाल अभी भी चांस है। अच्छा भट्टी साहब, आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस वक्त आपको सबसे तगड़ा कप्तान कौन लग रहा है? क्योंकि कप्तानी के भी बहुत चर्चे हो रही हैं और बहुत सारा टैलेंट भी हम देख रहे हैं। शाहीन की भी बहुत बात हो रही है, रिजवान की बहुत बात हो रही है, बाबर तो वैसी नेशनल टीम के कप्तान भी हैं, पेशावर को भी कर रहे हैं। तो इस वक्त आपको कप्तानी किसकी सबसे ज्यादा जबरदस्त लगी? देखिए नबिया, जब आप जीत रहे हो ना तो बहुत सारी खामियां जो हैं वो भी छुप जाती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम बाहर जो हमें नजर आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी बड़े जबरदस्त एक कप्तान हमें नजर आ रहे हैं, जो अगर जब उनकी टीम हार रही होती है उस वक्त भी आप देखें कि वो मुस्कुरा रहते हैं, अगर किसी से कैच ड्रॉप हो जाए तो अपने लड़कों को बकअप करते हैं। तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह के कप्तान हैं, क्रिकेट को एंजॉय कर रहे होते हैं, ऐसा कप्तान ग्राउंड में अच्छा लगता है। बाबर आजम नो डाउट दुनिया के बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन बाबर आजम या सरफराज अहमद ये जब कप्तानी कर रहे होते हैं तो इमोशंस इनके चेहरे पर नजर आ रहे होते हैं। शादाब खान एक और अच्छे कप्तान है, तो मेरे ख्याल में अगर हम T20 की बात करें तो नंबर 1 तो मैं कहूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी है, उसके बाद शादाब खान भी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। ठीक है भट्टी साहब, पीएसएल हमने देखा 7 सीजन जब हुए, हमें बहुत अच्छा टैलेंट मिला, नया टैलेंट सामने आया। भट्टी साहब से ठीक है, अब मेरा ख्याल वक्त की कमी है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में सवाल पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन। भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि जो कैप्टेंसी के उम्मीदवार हैं वो भी काफी अब हमारे सामने नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।